सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन भौतिक विज्ञान के 2 चैप्टरों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। मात्रक पद्धतियाँ, भौतिक विज्ञान के परिचय में भौतिक राशियाँ, सदिश और अदिश राशियाँ। उनके बाद में कल अपन ने मात्रक और विमाओं पर पढ़ा। आज अपन न्यूटन के गति के नियमों के बारे में चर्चाएं करेंगे कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए, कौन कौन सा नियम किस चीज़ को परिभाषित करता है। उसी चैप्टर में थोड़ा एक चीज़ें और आ पाती हैं, कुछ घातें लिखी होती हैं, तुमने कई बार देखा होगा, जैसे 10 की घात -6, 10 की घात 15, 10 की घात -3। इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले अपन इनको समझ लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं कि इन चीज़ों के बारे में क्या है। ऐसा एक सिस्टमेटिक को देख लें कि क्या ये सब चीज़ें हैं जो इनके माध्यम से अपन लिख पाते हैं, इकाइयों में भी उपयोग आएगा। जैसे अपन न्यूटन के गति के नियम का, या जैसे अपन बल का व्यंजक लिखें तो बल के व्यंजक को किस प्रकार छोटी इकाइयों के रूप में दर्शाया जाता है, तो उनके बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं 10 की घात की बात करता हूं। 10 की विभिन्न घातें, और 10 की विभिन्न घातों की अगर तुम बात करते हो तो देखो, 10 की विभिन्न घातों को 2 रूपों में लिखा जाता है। कुछ घातें माइनस में होती हैं और कुछ घातें प्लस में होती हैं। जो घात प्लस में होती हैं उन्हें अपवर्त्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो घात प्लस में लिखी होती हैं उन्हें अपवर्त्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? अपवर्त्य। मैं कुछ घातों को तुम्हारे सामने लिख रहा हूं जिन्हें तुम अपवर्त्य के रूप में जानते हो, और इन्हें किस नाम से और क्या इन्हें संकेत दिया जाता है और इनका संकेत क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में अपन लिख रहे हैं 10 की प्लस की घातें जिन्हें अपवर्त्य के नाम से जाना जाता है। 10 की घात 18, 10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 3, 10 की घात 2 और 10 की घात 1। इन्हें अपन लिखते हैं। कुछ घातें मैं 10 की माइनस के रूप में भी लिख देता हूं, जिन्हें माइनस की घातों को अपन कहते हैं अपवर्तक। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तक। 10 की घात जो माइनस की घातें होती हैं उन्हें अपवर्तक कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जानते हैं और इनका संकेत क्या होता है, उन्हें भी अपन लिखेंगे। कुछ घातों को मैं माइनस के रूप में होती हैं उन्हें भी मैं लिख रहा हूं, जैसे 10 की घात -18, 10 की घात -15, 10 की घात -12, 10 की घात -9, 10 की घात -6, 10 की घात -3, 10 की घात -2 और 10 की घात -1। इन पर अपन चर्चाएं करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बात आती है 10 की घात में। नीचे से मैं यहीं से बात कर लेता हूं। 10 की घात 1 को बोला जाता है डेका। 10 की घात 1 को क्या बोला जाता है? डेका। और डेका का संकेत क्या होता है? डेका का संकेत होता है डीए। 10 की घात 1 को क्या बोला जाता है? डेका। डेका को अपन किससे दर्शाते हैं? डीए से। डेका के बाद में अपने पास बात आती है हेक्टो। 10 की घात 2 को अपन क्या बोलते हैं? हेक्टो। और हेक्टो को दर्शाते हैं अपन किससे? एच से। किससे दर्शाते हैं भाई? एच से। 10 की घात 3 को अपन बोलते हैं किलो। 10 की घात 3 को अपन क्या बोलते हैं भाई? किलो। किलो को लिखते हैं अपन के से। किससे लिखते हैं भाई? के से। उसके बाद 10 की घात 6 को अपन बोलते हैं मेगा, और मेघा को दर्शाया जाता है एम से। मेघा को किससे दर्शाते हैं? एम से। 10 की घात 9 को अपन बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं भाई? और गीगा को अपन दर्शाते हैं जी से। किससे दर्शाते हैं भाई? जी से।
उसी के बाद में अपने पास 10 की घात आती है 12। 10 की घात 12 को अपन बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं भाई? टेरा। और टेरा को दर्शाते हैं अपन टी से। उसी के बाद में 10 की घात है 15। 10 की घात 15 को अपन बोलते हैं पेटा। और पेटा को अपन दर्शाते हैं पी से। किससे दर्शाते हैं भाई? पी से। और 10 की घात 18 को अपन बोलते हैं एकसा। और एकसा को अपन दर्शाते हैं ई से। किससे दर्शाते हैं भाई? ई से। एक बार दोबारा से हम इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, क्या क्या एक सिस्टम है जो अपन ने लिखा है। देखो, अपन ने 10 की विभिन्न घातों पर चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनको शॉर्टकट रूप में लिखने के लिए बहुत उपयोग आता है। भौतिक विज्ञान में कई बार इनका राशियों का उपयोग आता है। कभी अपन विद्युत टॉपिक को पढ़ेंगे तब भी उपयोग में आता है, कभी और किसी टॉपिक में भी उपयोग में आते हैं। जैसे अपन ने लिखा 10 की घात -1 तो क्या है? डेका। 10 की घात 1 तो क्या है? डेका। 10 की घात 2 तो 2 का मतलब क्या है? हेक्टो। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? किलो। 10 की घात 6 का मतलब है मेगा। 10 की घात 9 का मतलब है गीगा। 10 की घात 12 का मतलब है टेरा। 10 की घात 15 का मतलब है पेटा। और 10 की घात 18 का मतलब है हेक्सा। क्या है भाई? हेक्सा। इसको अपन संकेत के रूप में एकसा को ई से, पेटा को पी से, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा को एम से, किलो को के से, हेक्टो को एस से और डेका को डी ए से। ये हैं 10 की घातें जो प्लस में हैं, जिन्हें अपन अपवर्तक कहते हैं। अब अपन कुछ बातें करते हैं 10 की घात जो माइनस की हैं, जिन्हें अपन अपवर्तक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? अपवर्तक के नाम से। तो क्यों ना अपन फिर नीचे से ही बात कर लें। 10 की घात -1 और 10 की घात -1 को बोलते हैं अपन डेसी। क्या बोलते हैं भाई? 10 की घात -1 को बोला जाता है डेसी और डेसी को लिखा जाता है डी से। उसी के बाद में 10 की घात -2 को अपन बोलते हैं सेंटी। 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं भाई? सेंटी। और सेंटी को लिखा जाता है सी से। किससे लिखते हैं? सी से। 10 की घात -3 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली। 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली और मिली को अपन लिखते हैं छोटे एम से। उसके बाद 10 की घात -6 मोस्ट इंपोर्टेंटली है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, ध्यान रखना। 10 की घात -6 को बोलते हैं माइक्रो। 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। और माइक्रो का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। उसी के बाद में अगला वाला जो 10 की घात -9 है, वेरी इंपॉर्टेंटली है, कई बार पूछा है। 10 की घात -9 को बोलते हैं नैनो। 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं? नैनो। और नैनो को दर्शाया जाता है किससे? छोटे एन से। उसी के बाद में 10 की घात -12 है, -12 को बोलते हैं पीको। पीको को अपन दर्शाते हैं पी से। फिर 10 की घात -15 को बोलते हैं फर्मी, या फिर कह दो फेटो, या फिर कह सकते हैं अपन फर्मी। और फर्मी को दर्शाते हैं अपन एप से। और अपने पास बात आती है 10 की घात -18 और 10 की घात -18 को बोलते हैं एटो। और एटो को दर्शाते हैं अपन स्मॉल लेटर में ए से। ये कुछ 10 की घातें हैं जिन पर कई बार सवाल बनते हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंटली है उन्हें रेड मार्क से तो मैं स्टार लगा दिया है, जिनका सवाल कई बार पूछा है। 10 की घात 3 प्लस 3 की घात के बारे में कई बार पूछ चुका है। 10 की घात 3 को क्या लिखते हैं? किलो। मैं पूछूं 10 की घात -15 को फेमटो या फर्मी कहा जाता है। 10 की घात -12 को अपन क्या कहते हैं? पीको कहते हैं। 10 की घात माइनस को नैनो कहते हैं। 10 की घात -6 को माइक्रो कहते हैं। माइक्रोमीटर का उपयोग अपन सूक्ष्म कोशिकाओं को देखने के लिए करते हैं और माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि नैनो, 10 की घात -9, 10 की घात -12 को पीको, 10 की घात -15 को फर्मी या फेमटो। एक सवाल और पूछता है तुमसे 10 की घात के बारे में ही, तुमसे डायरेक्टली कह देगा 10 की घात -10 m।
बराबर होता है, तो ध्यान रखना 10 की घात माइनस 10 m बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है भाई? 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात माइनस 10 m बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात माइनस 10 m या 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक की बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। एंगस्ट्रॉम जो होता है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने जो लिखा है ए के ऊपर एक बिंदु सा निशान चिन्ह होता है। यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, आगामी तैयारी के लिए कभी तुम्हें याद करना हो तो इस चीज़ को देखकर याद कर सकते हो। एक बार फिर याद कर लेते हैं 10 की विभिन्न घातों को। जो घातें प्लस में होती हैं उन्हें अपवर्त्य कहा जाता है, उनका नाम और संकेत मैंने लिखा है। 10 की घात 1 को बोलते हैं डेका, डेका को दर्शाया जाता है डीए से। 10 की घात 2 को बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो को दर्शाते हैं एच से। 10 की घात 3, 10 की घात 3 को बोलते हैं क्या? किलो, किलो को दर्शाते हैं के से। 10 की घात 6, 6 को बोलते हैं मेगा, मेगा को दर्शाते हैं एम से। 10 की घात 9 को बोलते हैं गीगा, गीगा को दर्शाते हैं जी से। 10 की घात 12, 12 को बोलते हैं टेरा, टेरा को दर्शाते हैं टी से। 10 की घात 15 को बोलते हैं पेटा, पेटा को दर्शाते हैं पी से। और 10 की घात 18, 18 को बोलते हैं एक्सा, और एक्सा को दर्शाते हैं किससे? ई से। अब कुछ माइनस की घातें हैं जिन्हें अपवर्तक कहा जाता है। 10 की घात माइनस 1 डेसी, 10 की घात माइनस 2 सेंटी, 10 की घात माइनस 3 मिली, 10 की घात माइनस 6 माइक्रो, 10 की घात माइनस 9 नैनो, 10 की घात माइनस 12 को पीको, 10 की घात माइनस 15 को फेमटो या फर्मी, और 10 की घात माइनस 18 को एटो कहा जाता है। अलग अलग इनका नाम लिख दिया है मैंने, संकेत लिख दिया है कि किसे क्या कहा जाता है। अब आगे अपन चलेंगे न्यूटन के गति के नियमों के बारे में, या गति विषयक नियम जो होते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ तक की बात में शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अपन टॉपिक पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? गति के नियमों के बारे में पढ़ते हैं कि गति के नियम क्या होते हैं, नियमों के बारे में क्या लिखा गया है। तो अपने पास टॉपिक है गति के नियम। टॉपिक क्या है भाई अपने पास? गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। अपन अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन अपन गति के नियमों को कह सकते हैं कि गति के नियमों को क्या कहा जाता है? तो गति के नियमों को अपन लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जिन्हें गति के नियम कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें लॉ ऑफ मोशन में, तो मेरे पास एक बात आती है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले हमें किसने बताया गति के बारे में, या गति के नियमों का प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो तुम सभी लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन का, जिन्हें भौतिक विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो अपन सब लोग कह सकते हैं कि न्यूटन ने किया। सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति के नियमों का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो अपन सबसे पहले बात करें गति के नियमों का प्रतिपादन, गति के नियमों का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। गति के नियमों का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया।
तुमसे कोई पूछ ले कि भाई गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर दे सकते हैं कि सर आइजक न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। अब तुमसे मैं पूछ लूं कि गति के नियमों का प्रतिपादन इन्होंने कब किया, तो ध्यान रखना सन 1687 ईस्वी में। सन 1687 ईस्वी में इन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया और इन्होंने इन गति के नियमों को एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था भाई प्रिंसिपिया। क्या नाम था भाई? मैं तुमको कहूं कि गति के नियमों को किस पुस्तक में लिखा गया है, तो ध्यान रखना गति के नियमों को एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था भाई? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में गति के नियमों का क्या किया? प्रतिपादन। क्या किया भाई? प्रतिपादन किया। शायद बात तुम्हें सभी लोगों को समझ में आई होगी कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर देना है सर आइजक न्यूटन ने। उन्होंने कब किया? सन 1687 ईस्वी में। और उन नियमों को एक पुस्तक में लिखा जिस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। मैं तुमसे पूछ लूं कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर क्या देना है? न्यूटन ने। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो अपन कह सकते हैं गति के नियमों से। अब अपने पास बात आती है कि जो सर आइजक न्यूटन है उन्होंने गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया, तो अपन कह सकते हैं सर आइजक न्यूटन ने गति के मुख्यतया 3 नियम दिए। मैं तुमसे पूछूं कि सर आइजक न्यूटन ने मुख्यतया गति के कितने नियम दिए, तो अपन कह सकते हैं कि न्यूटन ने गति के मुख्यतया कितने नियम दिए भाई? 3 नियम दिए। क्यों ना अपन इन तीनों नियमों पर कुछ चर्चाएं कर लें। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर तुम नियम की बात करते हो तो उसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या फिर क्या कह सकते हो, जड़त्व का नियम, या फिर क्या कह सकते हो, गैलीलियो का नियम। मैंने तुम्हारे सामने लिखा है कि न्यूटन ने गति विषयक मुख्यतया 3 नियम दिए। पहला नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। भाग नंबर 2 की मैं बात करूं, उन्होंने नियम दिया जिसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं या दूसरा नियम कहते हैं। मैं तुम्हें बात करूं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की, या न्यूटन के गति का जिसे द्वितीय नियम कहा जाता है। और बात करें नंबर 3 पर, तो तीसरा नियम जिसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या फिर अगर मैं बात करूं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहले यहाँ बात जो अपन ने लिखी है थोड़ा उसी को पढ़ लेते हैं कि जो न्यूटन था जिन्होंने गति के नियम दिए, अपन ने टॉपिक डाला गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। मैं कहूं कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सवाल नंबर 1 उत्तर देना है सर आइजक न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 2, गति के नियम का प्रतिपादन कब हुआ? सन 1687 ईस्वी में। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे उन्हें किस पुस्तक में लिखा? तो उत्तर देना है प्रिंसिपिया में। मैं कहूं कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर देना है सर आइजक न्यूटन।
प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो आंसर देना है गति के नियमों से। बोलो कोई दिक्कत है? आगे मैं बात करूं, सर आइजक न्यूटन ने गति के मुख्यतः कितने नियम दिए? उत्तर देना है कितने? 3। पहला नियम कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, या फिर क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। मैं बात करूं द्वितीय नियम की, तो क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या दूसरा नियम। मैं कहूं कि तीसरे नियम की मैं बात करूं तो अपन ने लिखा न्यूटन की गति का तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इतनी बात में किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। इतनी बात का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर अपन चर्चाएं करेंगे। प्रथम नियम को अपन मोस्टली अच्छे से पढ़ेंगे, कई बार प्रश्न भी आया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। देखो भाई, अपन बात करते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम की। गति का प्रथम नियम किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन? गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। अब देखो भाई, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? सबसे पहले तो अपन उस बात को जानते हैं। बस देखो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है? यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है, इन सपोज तुम कोई भी वस्तु को मान लो, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वह विराम ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। लेकिन विराम वस्तु कब तक विराम रहेगी और गतिशील वस्तु कब तक गतिशील रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आकर कार्य न करे। इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है, और प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना ही क्या है? जड़त्व। मैं तुम्हें कहूं कि कोई भी वस्तु अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जैसे मान लो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति विराम की थी तो वह विराम ही रहना चाहती है। कोई वस्तु की अगर प्रारंभिक स्थिति गति की थी तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, क्योंकि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यही कारण है जड़त्व का। क्या कारण है? जड़त्व का। इसी कारण से हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या भी कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या भी कहते हैं भाई? जड़त्व का नियम। अब देखो भाई, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहती है। ठीक है भाई। इसके अलावा और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहती है।
देखो जो अपन ने बात लिखी है वो बात को एक बार समझना। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, कोई भी मान लो वस्तु विराम की अवस्था में है, जैसे मान लो ये कोई गाड़ी है, ये विराम की अवस्था में है अभी, तो यह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर मान लो ये कोई वस्तु है और ये गतिशील है, तो यह गतिशील ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, विराम की वस्तु विराम ही रहेगी, गतिशील वस्तु गतिशील ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखो भाई, अपने पास यहां बात आ रही है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही रहना चाहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। लेकिन विराम वस्तु कब तक विराम रहेगी और गतिशील वस्तु कब तक गतिशील रहना चाहती है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसका मतलब तुम्हें एक बात यहां समझ में आ रही होगी कि वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वह क्या है? बल। क्या है भाई? बल। मैं तुम्हें कहूं, अगर कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है तो वह कौन है? बल। कौन है भाई? बल है। इसी के अलावा मैं यहां एक नोट बात और लिख रहा हूं, वो अपन ने अभी थोड़े समय पहले भी बताई थी। इसका मतलब क्या है? इस जो लाइन अपन ने लिखी है इसका मतलब क्या है? अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मैं तुम्हें अभी ये बात पहले भी कह चुका हूं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और इसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने वाला कौन है? वो है बल। तो तुम्हारे से एक सवाल यहां बन जाता है, तो तुम क्या कहोगे? भाई यहां जो सवाल बन रहा है वो एक सवाल बन रहा है कि तुमसे पूछ लेगा, प्रश्न में लिख रहा हूं, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? मैं तुमसे सवाल को लिख रहा हूं कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो तुम आंसर में लिखते हो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम भाई? प्रथम जो नियम है वो किसकी परिभाषा देता है? बल की। जैसे देखो ये दे रहा है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो क्या चाहिए?
बाह्य बल। तो मैं बल की तुम्हें यहां परिभाषा लिख देता हूं कि अपने पास जो बल है जिसे तुम अंग्रेजी में क्या कहते हो, फोर्स, इस बल की परिभाषा क्या है? तुमसे कोई पूछ ले कि बल की परिभाषा क्या है या फिर बल क्या है, तो कह सकते हो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, अब वस्तु की स्थिति देखो कैसी भी हो सकती है, वो चाहे विराम हो या गति की अवस्था की हो, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मैं तुम्हें कहूं कि बल की परिभाषा क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है। मैं तुमसे पूछ लूं कि बल क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति, चाहे वह विराम की है चाहे किसकी है, गति की अवस्था में है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाता है? बल। क्या कहलाता है भाई? बल कहलाता है। अब तुमको एक बात यहां स्पष्ट हो रही है कि कोई भी वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। बल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु, जड़त्व का मतलब है जड़, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अपन जड़त्व के बारे में भी यहां थोड़ी बात करेंगे कि जड़त्व का कारण क्या है। यहां तक की बात शायद सभी लोगों को समझ में आई होगी, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इतनी बात का। अब देखो, अगर मैं दूसरे थोड़े शब्दों में बात करूं न्यूटन के गति के प्रथम नियम की ही अगर, तो अपन क्या कह सकते हैं? प्रत्येक वस्तु कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु है, अगर तुम उसकी स्थिति में परिवर्तन करोगे तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। और विरोध करने का कारण क्या है? विरोध करने का कारण ही है जड़त्व। विरोध करती है वस्तुओं में, ये विरोध वस्तुओं में ये विरोध किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वस्तुओं में ये विरोध जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है। मैं तुम्हें कहूं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तुओं में यह विरोध किसके कारण होता है? तो तुम कह सकते हो कि वस्तुओं में यह विरोध जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है भाई? जड़त्व के कारण उत्पन्न होता है। इसी कारण से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, इसी कारण न्यूटन के गति के प्रथम नियम को
को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मैं तुमको कहूं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है, वो भी मैंने तुम्हें बात बताई है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, स्थिति मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले भी, कैसी भी हो सकती है, चाहे वो विराम की हो चाहे गति की हो। और वस्तुओं में ये विरोध उत्पन्न क्यों होता है, वो होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा और प्रश्न भी मैं लिख देता हूं। क्या प्रश्न चल रहा होगा? जड़त्व निर्भर करता है। ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि गुरुजी जड़त्व निर्भर करता है, जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? तो मैं तुम्हें कहता हूं जड़त्व निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, जिसे तुम क्या कहते हो? मास। द्रव्यमान जिसे तुम क्या कहते हो? मास। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जड़त्व निर्भर करता है, तुमने कहा द्रव्यमान पर। मैं तुम्हें दो चीजों के उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। तुमने कहा कि एक सड़क है और सड़क पर एक साइकिल चलकर आ रही है और एक ट्रक चलकर आ रहा है, और दोनों की स्पीड मैं तुम्हें कहूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो साइकिल चल रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही ट्रक चल रहा है। तुम्हें किसे रोकने में आसानी होगी? मैं तुम्हें कहूं कि इन दोनों में से तुम्हें किसे रोकने में ज्यादा आसानी होगी, तो बताओ भाई, किसे रोकने में अपने को ज्यादा आसानी होगी? तो तुम तुरंत कहते हो गुरुजी हमें साइकिल को रोकने में आसानी होगी। भाई ऐसा क्यों? तो तुम कहते हो कि साइकिल का द्रव्यमान ट्रक के द्रव्यमान से कहीं कम है। बोलो बात सही है या नहीं है? साइकिल का जो द्रव्यमान है वो ट्रक के द्रव्यमान से क्या है? कम है। तो साइकिल को रोकने में आसानी होगी बजाय किसको? ट्रक को। और भी एक एग्जांपल लो। मान लो एक किसी व्यक्ति का वजन 200 किलो है। कितना है? 200 किलो है। और एक दूसरे किसी व्यक्ति का वजन मान लो 20 किलो है। कितना है भाई? 20 किलो। मैं 20 किलो वाले व्यक्ति से कहूं कि इस 200 किलो वाले व्यक्ति को तुम्हें उठाना है या फिर इसे तुम्हें खिसकाना है, तो 20 किलो वाले व्यक्ति जब उसे धक्का मारता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कहूं 200 किलो वाले व्यक्ति को कि इस 20 किलो वाले व्यक्ति को खिसकाना है, तो वो क्या करेगा? उसको पकड़कर हिला देगा। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि 20 किलो वाले व्यक्ति का द्रव्यमान 200 किलो वाले व्यक्ति के द्रव्यमान से क्या है? कम है। इसी के कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है। और भी मैं बात करूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1000 लीटर का कोई खाली टंकी है और वो अपने पास यहां रखा है मान लो, तो उसे तुम थोड़ा पकड़कर खिसका दोगे। बोलो खिसका दोगे या नहीं? लेकिन मैं कहूं कि 1000 लीटर का जो पानी का टंकी तुम्हारे पास है उसमें पानी फुल भरा है, मतलब 1000 लीटर अपने पास उसमें पानी है, और मैं कहूं कि अब तुम्हें इसे खिसकाओ तो क्या खिसक जाएगा? तो तुम कहते हो गुरुजी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण हुआ कि जब उसमें तुमने पानी भर दिया तो उसका द्रव्यमान बजाय खाली टंकी के क्या है? अधिक है। इसका मतलब तुम एक बात कह सकते हो कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तो मैं नोट लगाकर एक बात यहां लिख रहा हूं, वो ध्यान से पढ़ना तुम सब लोग। जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु
भाई मैंने कहा जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी, उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। मैंने तुम्हें एक बात को लिखा है, जड़त्व निर्भर करता है, उत्तर देना है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझा दिया है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। क्या होगा रे भाई, जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि द्रव्यमान जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहां तक की बात शायद तुम सभी लोगों को समझ में आई होगी। इतनी बात का तुम स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन गति के प्रथम नियमों के कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। यहां तक की बात को तुमने पढ़ के एक बात यहां निकली कि जो जड़त्व है अपने पास, वो जड़त्व के भी प्रकार होते हैं। ध्यान रखना, जड़त्व जो होता है वो मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। अपन एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे जड़त्व के प्रकार को भी। मैं तुम्हें कहूं कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो अपन कहें जड़त्व 3 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है भाई, तो ध्यान रखना, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। और जड़त्व के अगर तीनों प्रकार की तुम बात करो तो मैं तीनों प्रकार इधर लिख रहा हूं तुम्हें जड़त्व की। सबसे पहले तो तुम लिखते हो स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व, पहला क्या लिख रहे हो तुम, स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व। भाई तुम बात कर रहे हो पहली स्थिर अवस्था का जड़त्व, दूसरा है तुम्हारे पास गतिशील अवस्था का जड़त्व, और तीसरा है मेरे पास दिशा का जड़त्व। तीसरा मेरे पास क्या है, दिशा का जड़त्व। अब मैं तुम्हें कहूं कि जड़त्व कितने प्रकार का, तो आंसर दे सकते हो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो अपन अलग अलग तरीकों में, सबसे पहले की बात मैं करूं नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले अगर मैं स्थिर अवस्था के जड़त्व की बात करता हूं, स्थिर अवस्था का जड़त्व हमें क्या समझाता है उसकी बात अपन करते हैं। जो अपने पास स्थिर अवस्था का जड़त्व है वो क्या बताता है, इसके कोई एग्जाम्पल है जो हमें समझने में आसानी होगी। देखो भाई, स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या कहता है। मान लो अपन बात करें गाड़ी के अचानक चलने पर, कोई भी गाड़ी है, मान लो ये कोई गाड़ी है, ये क्या है तुम्हारे पास, कोई गाड़ी है, और इस गाड़ी में व्यक्ति बैठे हैं। जैसे मान लो ये व्यक्ति बैठे हैं, और अभी गाड़ी तुम्हारे पास कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में। अगर इसको गति अवस्था में ले जाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, तुमने पढ़ लिया है पहले, किसकी आवश्यकता होगी, बल की। और मान लो ये गाड़ी अचानक चल पड़े,
तो अपन क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। पीछे की ओर क्या महसूस होता है, धक्का महसूस होता है। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तुम्हें मैंने यहां समझा भी दिया है। जैसे देखो, ये कोई गाड़ी है और ये किस अवस्था में खड़ी है, विराम अवस्था में। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। अचानक ये गाड़ी चल पड़े, अचानक चलने या विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए किसकी आवश्यकता है, बल की। अचानक यह चल पड़े तो इसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाएंगे। किधर की ओर झुक जाएंगे, पीछे की ओर झुक जाएंगे। उसके पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है, पीछे की ओर झुकने का कारण है स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्योंकि उस गाड़ी में बैठा व्यक्ति जो है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। कैसी अवस्था में रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो स्थिति में परिवर्तन का वह विरोध करेगा या नहीं करेगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। उसी के बाद में अपन एक और एग्जाम्पल ले लें। पेड़ है, जैसे मान लो अभी आम का सीजन है, कोई आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ को तुम हिलाते हो तो फल नीचे टूटकर गिर जाते हैं। उसका कारण भी क्या है, स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्या है भाई, स्थिर अवस्था का जड़त्व। तो अपन कहते हैं आम के पेड़ को, कोई भी पेड़ ले सकते हैं, मैंने वैसे लिख दिया है, आम के पेड़ को हिलाने पर आम का टूटकर नीचे गिरना भी किस नियम का उदाहरण है, तो अपन कह सकते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम में स्थिर अवस्था के जड़त्व का उदाहरण है। इतनी बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। और भी ले सकते हैं अपन उदाहरण, चलो भाई और लेते हैं। मैं बात करूं और आगे उदाहरण की, घोड़े पर या कोई भी बात, जैसे मान लो तुम घोड़े पर बैठे हो और घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठा घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है या फिर कई बार तो गिर भी जाता है। उसका कारण क्या है कि तुम जब घोड़े पर बैठे थे तो तुम्हारे जो पैर हैं वो घोड़े से सटे हुए थे, और जब घोड़ा दौड़ा तो वो पैर तो थोड़े गतिशील अवस्था में हुए, लेकिन जो अपना ये ऊपर का जो हिस्सा है वो गतिशील अवस्था में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह कैसा रहना चाहता था, वो तो स्थिर रहना चाहता था। और जैसे ही घोड़ा दौड़ा तो अपन पीछे की ओर ऐसे झुक गए। उसके झुकने का कारण क्या है, उसके झुकने का कारण है स्थिर अवस्था का जड़त्व। तो मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं, घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर क्या हो जाता है भाई, झुक जाता है।
और भी अगर तुम उदाहरण लेना चाहो तो और भी अपने पास उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये अपने दैनिक जीवन के ही उदाहरण हैं सभी। जैसे मैं तुम्हें बात करूं, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का झड़कर गिर जाना, यह भी किस अवस्था का उदाहरण है? स्थिर अवस्था के जड़त्व का। कैसे वो देख लो। मान लो ये कोई कंबल है, इस कंबल को तुमने किसी तार पर लगा दिया। अब जैसे ही तुमने एक डंडा लिया और उस डंडे को तुमने देकर मारा, किसको? कंबल को। कंबल पर उस डंडे से तुमने मारा तो कंबल तो किस अवस्था में हो गया? गति की अवस्था में। लेकिन जो उस कंबल के अंदर धूल के कण थे वो किस अवस्था में ही रहना चाहते थे? स्थिर अवस्था में। और वो अगर स्थिर अवस्था में रहना चाहते थे और कंबल जैसे ही गति किया तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाए। जैसे मान लो पहले कंबल ये था, मैंने जैसे ही डंडे से मारा कंबल पीछे की ओर, इधर की ओर चला गया। लेकिन जो धूल के कण थे वो तो स्थिर ही रहना चाहते थे, तो स्थिर रहना चाहते थे। इसी कारण जैसे ही डंडे से लगा तो धूल के कण झड़क कर क्या गिर गए? नीचे गिर गए। ये भी किस अवस्था का उदाहरण है? स्थिर अवस्था के जड़त्व का। और भी देखो दैनिक जीवन में कई उदाहरण है। जैसे अपन कपड़े धोते हैं या फिर जैसे तुम रुमाल को धोते हो, तो रुमाल को जैसे तुमने पानी में भिगोया और तुमने जैसे उसको अच्छे से निचोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम हाथ से पकड़कर उसे जोर से अगर झटकाते हो तो तुम्हें पानी की कुछ बूंदें निकलती हुई दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी स्थिर अवस्था का क्या है? जड़त्व। उसका कारण भी क्या है भाई? स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्योंकि उस टॉवल के अंदर या उस तौलिए के अंदर या उस रुमाल के अंदर पानी के जो कण थे वो स्थिर अवस्था में रहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुमने रुमाल को जोर से झड़काया तो वो अपनी स्थिति में, पानी के कण अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन रुमाल की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो होने के कारण वो पानी के कण झड़क कर नीचे गिर गए। वो भी कारण किसका है? स्थिर अवस्था के जड़त्व का। स्थिर अवस्था का जड़त्व शायद तुम सब लोगों को समझ में आया होगा, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन बात करते हैं गति अवस्था के जड़त्व की। गतिशील जो अवस्था का जड़त्व है उसकी अपन बात करते हैं। अपने पास नंबर 2 है गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब देखो भाई, गतिशील अवस्था के जड़त्व को अपन किस प्रकार समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा अपने को एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पहला ही लें अपन। मान लो एक कोई बस है और बस चल रही है, बस चल रही है, इसका मतलब बस किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। और अचानक बस के सामने कोई व्यक्ति आ गया तो बस ड्राइवर अचानक क्या लगाता है? ब्रेक। क्या लगाता? और जैसे ही ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे सभी यात्री किधर झुक जाते हैं? आगे की ओर। यह किस अवस्था का उदाहरण है? गतिशील अवस्था के जड़त्व का। जैसे अपन लिख दें कि तेज गति से चलती बस, तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से
उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्योंकि पहले वो गतिशील अवस्था में थी, जैसे ही अचानक ब्रेक लगा तो वह विराम की अवस्था में आई, और अगर इस अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजमेंट होता है तो वह अवस्था विरोध करता है इस चीज का। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है यह गतिशील अवस्था का जड़त्व है कि तेज गति चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से उसमें बैठे यात्री किधर झुक जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। और भी अगर तुम एग्जाम्पल लो तो एक एग्जाम्पल और है अपने पास। तुमने खिलाड़ी या एथलेटिक को कई बार देखा होगा, और वह लंबी कूद अगर कूदता है तो क्या कार्य करता है? वह थोड़ा दौड़ता है, और दौड़कर फिर जहां से उसको कूदना है या जंप लेना है वह उस स्थान पर थोड़ा रुक कर और फिर जंप लेता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? लंबी कूद कूदने के लिए लंबी कूद कूदने के लिए पहले खिलाड़ी को कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है। यह भी किस अवस्था का उदाहरण है? गतिशील अवस्था के जड़त्व का क्या है? उदाहरण है। इतनी बात में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम इस बात का भी। अब लास्ट अपन बात करेंगे दिशा का जड़त्व की, कि दिशा के जड़त्व का क्या कारण है। अपन बात करते हैं नंबर 3 की, कि दिशा का जड़त्व क्या होता है। बात नंबर 3 को भी कर लें कि भाई दिशा का जड़त्व क्या होता है। इस बात को करके अपन न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समाप्त करेंगे। अपने पास है नंबर 3, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, क्यों ना दिशा के जड़त्व की भी बात कर लें। और दिशा के जड़त्व पर एक मोस्टली एग्जाम्पल जो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो दिशा के जड़त्व का है। अपन दिशा के जड़त्व से पहले 2 चीजों पर बात कर चुके हैं, स्थिर अवस्था का जड़त्व और गतिशील अवस्था के जड़त्व पर, कि स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है और गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं इसका, कि तेज गति से चलते वाहन, भाई कोई वाहन है वो तेज गति से चल रहा है, तेज गति से चलते वाहन को अचानक मोड़ने पर, तेज गति से कोई वाहन चल रहा है, उस वाहन को अचानक मोड़ने पर वाहन में बैठा यात्री बैठा यात्री मोड़ के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है भाई? झुक जाता है। मोड़ के विपरीत दिशा में क्या होता है भाई? दिशा में झुक जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दिशा का जड़त्व। देखो, जैसे मान लो कोई ये सड़क है अपने पास और गाड़ी बहुत तेज स्पीड पर चल रही है, आगे सड़क में मान लो बायां घूम है, तो जैसे ही गाड़ी तेज गति से चल रही थी और अचानक बाईं ओर घूमती है, तो उसमें बैठा यात्री
बाएं के जस्ट विपरीत दिशा में, मतलब वह दाईं ओर क्या महसूस करता है, धक्का महसूस करता है, या वह दाईं ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। यह किस जड़त्व को बताता है? दिशा के जड़त्व को, कि ये दिशा का जड़त्व है। यहां तक की बात में अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो मुझे बताओ। आगामी क्लास में अपन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम पर चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल तुम सब लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।